चुनावों का मौसम है, नए गठबंधन बन रहे हैं, कुछ साथी नए जुड़ रहे हैं तो किसी के साथ साथी बिखर रहे हैं। इस चुनावी मौसम में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसी शख्सियत जो बीते हफ्ते भर से हर मीडिया चैनल जिनको ढूंढ रहा है, जिनसे बात करना चाहता है। मैं बात कर रहा हूं दुष्यंत चौटाला साहब की। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चंडीगढ़ से हैं, हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री, जेजेपी पार्टी के बड़े नेता। बहुत बहुत स्वागत है आपका दुष्यंत साहब एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। और एक हफ्ते बाद हम लोग क्योंकि बात कर पा रहे हैं तो मैं शुरुआत बातचीत का सिलसिला एक हफ्ते पहले से ही करता हूं। ऐसा क्या हुआ, इतनी अच्छी चलती सरकार, इतनी अच्छी चलती दोस्ती, सब कुछ स्मूथ चल रहा था, एक परिवार का हिस्सा आप लोग लगते थे, अचानक एक दिन में सब खेल बिगड़ गया, क्यों? सुमित जी, एनडीए के अंदर कई दौर की चर्चाएं हुई और लोकसभा चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए सीट शेयरिंग के ऊपर जहां हमारी सहमति नहीं बनी, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया कि प्रदेश की सरकार को पूरी तौर पर चेंज किया जाए। और हमने स्पष्ट इस चीज़ के अंदर कहा कि हम नई सरकार का फिर हिस्सा नहीं बनेंगे, कि अगर एनडीए के अंदर इस तरह की चर्चाएं और इस तरह की सीट शेयरिंग के ऊपर निर्णय टाइमली ना हो पाएगा तो फिर हरियाणा प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा, प्रत्येक लोकसभा के लिए जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। और अब भी हमने पिछले एक हफ्ते में 10 की 10 लोकसभा की सीटों पर सभी साथियों से मंथन भी किया है और अब 90 विधानसभाओं में होली से पहले हम जाकर कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे और आगे की जो रणनीति है मजबूती से पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर निर्णय करेगा। दो तीन बातें आपके जवाब से निकलती हैं दुष्यंत साहब, मैं एक एक करके तीनों पे आता हूं। पहला तो यही, बीजेपी जिसके पास 10 की 10 लोकसभा सीटें थी, वो क्यों जेजेपी को एक भी सीट देगी? आपको क्यों लगता था कि बीजेपी आपकी मांग के आगे झुक जाएगी? देखिए, जहाँ सीट शेयरिंग की बात थी सुमित जी, वहाँ पर हमने बारी बारी ये विषय रखा था, क्योंकि 2014 में मैं हिसार से सांसद रहा हूँ, उससे पहले चौधरी अजय सिंह चौटाला जी भिवानी लोकसभा से सांसद रहे हैं। हमारा कैडर आज ये चाहता था कि उन 2 लोकसभा सीटों को मजबूती से लड़ें और उस कैडर की सोच के अनुसार ही संगठन चलते हैं। आज के दिन कोई सांसद बनता है, कोई विधायक बनता है तो कैडर की मजबूती के साथ बनता है, मगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अंत में ये निर्णय भी किया कि अगर एक भी सीट हम नहीं लेते तो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो बुढ़ापा पेंशन है उसको 5100 रुपये कर दिए जाए। और उसके उपरांत अगले दिन यही समाचार आता है कि पूरी गवर्नमेंट को ही बदला जा रहा है। तो हमने ये कह दिया था हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। अगर हमारी इतनी महत्वपूर्ण मांग बुजुर्गों के सम्मान की पूरी नहीं होती तो फिर उस सरकार का हिस्सा रहने का औचित्य नहीं है। तो क्या दुष्यंत साहब, मैं ये मान के चलूं, लोकसभा में आपकी पार्टी जेजेपी 10 की 10 लोकसभा सीटें लड़ने वाली है? अभी हमने चर्चा करी है 10 की 10 लोकसभा सीटों के साथियों से और 90 विधानसभाओं के लिए प्रभारियों की नियुक्ति करी है कि वो जाके फील्ड कैडर से चर्चा करके आए। मुझे लगता है कि पीएसी के आगे सारा विषय हम होली के आसपास रख देंगे और बाय 26 और 27 संगठन इस पर निर्णय करेगा। तो आप किस सीट को लेकर बातचीत बिगड़ी आपकी और बीजेपी के बीच? कोई एक सीट, रोहतक की, सिरसा की, कहाँ की? देखिए, सबसे प्राथमिकता तो हमारी हिसार और महेंद्रगढ़ भिवानी है और उसके अंदर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी भी सांसद रहे हैं। मैं स्वयं 2014 में जब आप कवर करते थे दिल्ली को, उस समय मैं सांसद रहा हूं। और पार्लियामेंट के अंदर पार्टी की रिप्रेजेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण है। पार्टी को कैसे वहाँ जगह दी जाए, पार्टी को कैसे पहुँचाया जाए, किसान कमेरे की आवाज़ लड़ी जाए, मुझे लगता है कैडर के प्रत्येक व्यक्ति की सोच यही थी। तो बीजेपी तैयार नहीं हुई हिसार और महेंद्रगढ़ को छोड़ने के लिए आपके लिए? देखिए, एनडीए के अंदर इस पर चर्चा हुई, 3-4 दौर की चर्चाएं हुई और उसके अंदर असहमति इसके अंदर रही और मुझे लगता है कि उसके अंदर बेस्ट जो डिसीजन रहा वो यही रहा कि हम फिर एक भी नहीं लड़ते, 5100 पेंशन कर दी जाए, उस पर भी सहमति नहीं थी। और फिर ये निर्णय आता है कि हम तो मुख्यमंत्री बदल रहे, तो हमने भी ये निर्णय किया कि हम उसका पार्ट नहीं होंगे। तो अब क्या हिसार और महेंद्रगढ़ की ये 2 सीटों पर आपकी पार्टी के बड़े नेता, चाहे आप, चाहे आपके भाई दिग्विजय या आपके पिता, चुनाव लड़ने वाले हैं?
क्यों, पार्टी का तो प्रत्येक कार्यकर्ता हमारी संगठन का हिस्सा है और कोई ना कोई तो संगठन के हिस्से से ही चुनाव लड़ेगा और मजबूती के साथ एक एक कार्यकर्ता मिलकर उसको चुनाव लड़ाएगा। तो ऐसे में जब आप भी लड़ रहे होंगे, बीजेपी भी लड़ रही होगी, कांग्रेस भी लड़ रही होगी, इनलो भी होगी, आपको लगता है कि आपका कैंडिडेट चुनाव जीत पाएगा या आप चुनाव जीत पाएंगे? अगर हम 2014 की आंधी में उस समय की इंडियन नेशनल लोकदल सिरसा और हिसार जीत के आ गई, तो आज की परिस्थितियां उससे तो मुझे नहीं लगता कि मजबूत है। और मेरा ये मानना है बिल्कुल हम एक सीट नहीं मल्टीपल सीट्स पे तब चुनाव इनलो थी जीतने ना की स्थिति दुष्यंत पे जी, आ तब जाए। इनलो थी, अब जेजेपी है, अब दोनों अलग अलग पार्टियां हैं। नहीं, अलग अलग पार्टियां हो, मगर आज के दिन भी हमारे संगठन का 15% से ऊपर वोट शेयर है प्रदेश के अंदर। आपको लगता है आप जीत सकते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे, इस टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ। अब कैसे रहे 5 साल आपके, 4.5 साल इनफैक्ट, कैसे रहे, क्या अनुभव रहा? आप सीधे उप मुख्यमंत्री बने, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पार्लियामेंट के अंदर मैं 5 साल रहा, बहुत अच्छा अनुभव पार्लियामेंट का मेरा था, जब मुझे लेजिस्लेटिव वर्क सीखने का मिला। और जब 4.5 साल प्रदेश के अंदर प्रदेश का नेतृत्व करने का मौका मिला, उसमें हमने कोविड भी देखा, किसान आंदोलन भी देखा, अलग अलग परिस्थितियाँ फ्लड की भी देखी, और सभी परिस्थितियों में मैं मानता हूँ बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ प्रदेश के लिए किया है। हरियाणा में पिछले प्रदेश बनने से लेकर अब तक के इतिहास में पहली बार फ्लड की स्थिति आई, फ्लड डिक्लेयर प्रदेश में करना पड़ा, हमें कैसे लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन से बाहर निकालना है, वो सारी परिस्थितियाँ हमने देखी। और प्रत्येक नागरिक को बेस्ट फैसिलिटेट किया जाए, उसके डोर स्टेप पे डिलीवरी की जाए गवर्नमेंट स्कीम्स की, वो हम कामयाब रहे। आज के दिन हरियाणा शायद इकलौता ऐसा प्रदेश है जिसमें 600 से ज़्यादा फैसिलिटीज़ CHC सेंटर्स पर हमने ऑफिस से निकाल के 4.5 साल में भेजी। आज फार्मर्स को पूरा पैसा उसकी क्रॉप का खाते में जो देता है, वी बिकेम द फर्स्ट स्टेट, और आज 1 लाख करोड़ रुपया 4 साल में हम ट्रांसफ़र कर पाए DBT के माध्यम से। तो आप ये कह रहे हैं कि आज सरकार महिलाओं बड़ी को स्मूथली चल रही 50% थी। पंचायती राज में रिजर्वेशन हम दे पाए। खट्टर साहब के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? उनके एज अ टीम लीडर खट्टर साहब कैसे हैं? देखिए, मेरा बड़ा अच्छा अनुभव रहा। मेरी उम्र 35 साल की है, वो 70 साल के हैं, मेरे से दुगनी उम्र के व्यक्ति थे। और समय अनुसार, चाहे वो मॉडर्नाइजेशन की बात हो, चाहे डिजिटलाइजेशन की बात हो, चाहे डेवलपमेंट की बात हो, प्रत्येक सुझाव में उनने साथ दिया। इसलिए हिसार के अंदर इंडिया का सबसे बड़ा आज एविएशन हब बनाने में हम कामयाब हो रहे हैं। आज जो परिस्थिति है कि हरियाणा प्रदेश में एविएशन कॉलेज देश का प्राइवेट स्टेट गवर्नमेंट तौर पर पहला बनेगा, तो हमने ये निर्णय लिया है। अनेक चीज़ है जो समय की मांग थी, उसको हमने मिलकर पूरा किया। तो मतलब सब कुछ ठीक रहा, फिर ये तलाक क्यों हो गया? इतना अच्छा चल रहा था, आप इतनी तारीफ कर रहे हैं मुख्यमंत्री की, अपनी टीम की, फिर ये तलाक सिर्फ एक सीट के पीछे हो गया? सुमित जी, तारीफ मैं सरकार की कर रहा हूँ, और उसमें एक अंग जननायक जनता पार्टी भी थी, और मिलकर हमने 4.5 साल काम किया है। कोई एक व्यक्ति से शासन नहीं चलता, शासन टीम वर्क से चलता है। और जहाँ तलाक की बात है, कौन सा हम लड़ाई कर कर अलग हुए हैं? यही तो मैं बोल रहा हूँ। राजनीतिक तौर पर संगठन बढ़ाना और संगठन को मजबूती से आगे बढ़ाना, ये मुझे लगता है हर पॉलिटिकल पार्टी की सोच है। एक दौर था बीजेपी 2 सीटों पर थी, आज 303 पर है। वो संगठन को बढ़ाने की सोच से काम किया है। जननायक जनता पार्टी भी आज 15% पे, हमारा टारगेट है हम उसको 35-40% पे लेकर जाए। और पॉलिटिकली जब हम अलायंस के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते, तो मुझे लगता है ये निर्णय है कि हम अलग लड़े और मजबूती से लड़े। तो ये मैं मान सकता हूँ दुष्यंत जी कि आने वाले वक्त में भाजपा के साथ दोबारा जाने में आपको तकलीफ नहीं है, सब कुछ अच्छा है, यादें मीठी हैं। आने वाला वक्त क्या होगा, कैसा होगा, मैं तो कोई ज्योतिष नहीं हूँ इसके भविष्यवाणी कर पाऊँ। और आने वाले वक्त में प्रदेश को कैसे मजबूती से बढ़ाया जाए। खट्टर साहब ने जब कुर्सी छोड़ी, उसके 2 दिन बाद आप उनसे मिले जाके, आप दोनों के बीच बंद कमरे में बातचीत भी हुई, बड़ा जाता है। और इनफैक्ट अभी किसी एक इवेंट में अमित शाह जी ने भी कहा कि हमारा बीच कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, आपने भी वही बात कही। तो जब सब कुछ इतना स्मूथ चल रहा है, तो मैं मान सकता हूँ कि
सुमित असेंबली जी, चुनाव के बाद सब ठीक हो सकता है, दोबारा एक हो सकते हैं आप लोग? मैं आपको एक चीज बोल सकता हूँ, ये मेरे माँ बाप के दिए संस्कार है कि मनोहर लाल जी जब उस पद पे नहीं रहे, मैं उस पद पे नहीं रहा, तो 4.5 साल हमारे जो संबंध थे प्रदेश के हित के लिए चले थे, और उस हित को आगे ले जाते हुए मैंने उनका धन्यवाद करने उनसे मिलने गया। और मुझे लगता है कि आप भी चैनल छोड़ के दूसरे चैनल में जाओगे तो आप अपने एडिटर से, सीईओ को थैंक यू तो जरूर करके आओगे उस एक्सपीरियंस का। आज उस चीज के लिए मैं उनका धन्यवाद करके आया हूँ। राजनीतिक तौर पर उनने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, मैंने जननायक जनता पार्टी के लिए काम किया। हमें दोनों को मिलकर प्रदेश को कैसे प्रोग्रेसिव प्रदेश बनाया जाए उसको आगे चलाने का मौका मिला, मैं लेके चला। हमारे बीच में कोई ऐसी लड़ाई झगड़े नहीं हुए जिसके अंदर कैबिनेट मीटिंग में कोई कागज फेंके हों, हमने कोई पब्लिकली आकर एक दूसरे पर एलिगेशन लगाए हों। हमने दोनों ने एक ही विजन रखा था कि प्रदेश आगे चले, और इसीलिए मैं मानता हूँ 4.5 साल हमने स्टेबलाइज गवर्नमेंट स्टेट को दी। तो इसीलिए मैं भी मान सकता हूं कि ज़रूरत पड़ने पर 90 के विधानसभा में अगर फिर से 40 और 10 की ज़रूरत पड़ती है 2024 के अक्टूबर नवंबर में, तो दुष्यंत चौटाला जी को दिक्कत नहीं है, साथ जा सकते हैं भाजपा के। सुमित जी, मैं एक चीज़ तो राजनीति से, मेरी तो उम्र 35 साल है, शायद मेरी उम्र जितना तो आपने मीडिया का एक्सपीरियंस ले रखा है। राजनीति में भविष्य में क्या हो इसकी प्रिडिक्शन कोई नहीं कर सकता। आज महाराष्ट्र को हम देखते हैं, बिहार को हम देखते हैं, वहाँ क्या क्या हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि राजनीति का भविष्य क्या होगा इसका निर्णय आज करना कोई है। संगठन मेहनत करेगा, संगठन अपने नंबर लाएगा। हम पार्लियामेंट में अपने मेंबर लेके जाते हैं, विधानसभा में हमारे, हम तो यही टारगेट लेके चलेंगे कि 47 की मेजॉरिटी के साथ हम अगला चुनाव जीत कर आए और प्रदेश में जेजेपी की सरकार बने। हमारा तो यही टारगेट है और इसी टारगेट को लेकर आगे बढ़ रहे। तो अच्छा, मुझे आपने पॉइंट दे दिया। तो आपका दुश्मन नंबर 1 सियासत में कौन है? चुनाव में जाएंगे, कैंपेन में, तो किसकी आलोचना करेंगे? राजनीति के अंदर मैदान में जो सामने खड़ा होता है वो मेरे ख्याल से वही दुश्मन होता है। तो वहाँ तो और चार उसके चार अंदर हैं। आप छटनी नहीं कर सकते वहाँ कि तो ये अब दुश्मन तो आपका 3-3 है, मजबूत है, भाजपा ये है, दुश्मन कांग्रेस है, इनलो है। तो कौन सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा दुश्मन कौन है आपका? नहीं, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ बसपा भी आए। राजनीतिक तौर पर सभी प्रतिद्वंदी है और सबके सामने मजबूती से चुनाव लड़ेगी तो जननायक दुश्मन जनता नंबर 1 कौन सा दुष्यंत जी? दुश्मन नंबर 1 मेरे लिए तो अभी मैं कह के हटाऊं, सारे बराबर हैं। तो जब ये कोई जो आपको आपके हानि कर रहा है तो आप क्या इंतजार करोगे ये देखने के लिए कि बड़ा हथियार लेके बैठा है, छोटा हथियार लेके बैठा है, वही आपको हानि करेगा? तो ये जो आपके विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि ये ठगबंधन है, ये अंडरस्टैंडिंग के साथ अलग हुआ है। इसमें दरअसल जाटों के वोट बैंक को डिवाइड करना है और बीजेपी को सरकार बनाने में मदद करना है, दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी के सांसद जीत सके। मैं आपको एक चीज़ आज की अपडेट दे सकता हूँ सुमित जी, कि अभी मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, इससे घंटा पहले हमारी पार्टी में पूर्व विधायक रहे हैं राव बहादुर सिंह, वो यादव कम्युनिटी से आते हैं, उनने पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया है। हम तो 36 बिरादरी में काम करेंगे, कोई एक वोट शेयर की मजबूती नहीं है। आज किसान की हो, कमेरे की हो, मजदूर की हो, छोटे दुकानदार की हो, ये सारी सोच को हम आगे लेकर चलेंगे। नहीं, पर हुड्डा साहब कांग्रेस को लीड कर रहे हैं, वो जाट नेता, आपकी पार्टी जाटों की पार्टी, आपकी जो पुरानी पार्टी है इनलो, ओपी चौटाला साहब की पार्टी, वो जाटों की पार्टी। ऐसे में जाट तो 3 जगह कंफ्यूज कर जाएंगे ना वोट डालते समय। सुमित जी, फिर आपके डाटा देने वाले ने आपको ये नहीं बताया कि मेरे 4 एमएलएस एससी कम्युनिटी से जीत के आए हैं, 10 में से। जी, आज जो ये नंबर्स है, ये जो बातें हैं, ये जो इस तरह की चर्चाएं हैं, ये केवल मात्र पॉलिटिकल लोग एजेंडा सेट करने के लिए तय कर सकते हैं। हमारी सोच बड़ी क्लियर है और वो यही है कि प्रदेश के युवा को कैसे नेतृत्व दिया जाए, महिलाओं को कैसे नेतृत्व दिया जाए। खास तौर पर इसके ऊपर हमने पिछली विधानसभा में 50% युवा उम्मीदवार उतारे थे और आने वाले भविष्य में भी आप वो नंबर बढ़ता देखोगे। देश की राजनीति के लिए एक मैं क्विक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। देश की राजनीति के लिए कौन आगे ले जाने के लिए कौन ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
या राहुल गांधी नए प्रधानमंत्री के तौर पर? आपकी चॉइस, और क्यों? मैं तो दोनों को अभी रेट नहीं करूंगा। मुझे लगता है ये 70 दिन का जो दौर है जनता रेट करेगी, और पहले सांसदों को करेगी और सांसद बहुमत से अपना प्रधानमंत्री चुनेंगे। तो क्या इसका मतलब है कि कांग्रेस के साथ भी आप नजदीकियां बढ़ा सकते हैं, इंडिया ब्लॉक के साथ? मैं भविष्य में क्या होता है शायद इसकी प्रिडिक्शन ना कर पाऊँ। सारे पत्ते खुले रखे आपने। मेरा एक आखिरी सवाल, आज हरियाणा को आगे कैसे बढ़ाना है, हमारा टारगेट वही है। मेरा एक आखिरी सवाल, एक आखिरी मुद्दा। बीजेपी पार्टी परिवारवाद का विरोध करती रही, आपकी पार्टी में परिवारवाद जम के है, बुरा नहीं मानिएगा। आप हैं, माताजी हैं, पिताजी हैं, अगर मैं और एक्सटेंडेड फैमिली में जाऊं तो दूसरी जो पार्टी है उसमें चाचा हैं, ताऊजी हैं, दादाजी हैं, फिर एक चाचा बीजेपी में भी हैं, विधायक हैं। ये आपने परिवारवाद को इतना बढ़ाया और बीजेपी को भी बना के रखा अपने साथ। कभी बीजेपी के साथ बात नहीं हुई इस बारे में? सुमित जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, मैं इंतज़ार ही कर रहा था। और शायद आपको याद ना हो कि जब मैं सांसद बना था और आपने एक इंटरव्यू किया था 2015 में, और उस समय शायद आप ही ने कहा था कि आप उस कठिन परिस्थिति में जीत के आए जब पिताजी दादाजी जेल में थे, और हमने ये संगठन भी उन कठिन परिस्थिति में बनाया जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल में थे। आज के दिन हरियाणा प्रदेश के अंदर जितना संघर्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने किया, इतना किसी ने नहीं किया। और ये जनता का अधिकार है वो वोट किसको दे। हमारे लिए तो हमारा परिवार पूरा हरियाणा प्रदेश है, जिसकी सेवा स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की समय से लेकर आज तक हम कर रहे हैं, और आगे भी इसी प्रकार से करते रहेंगे। तो दादाजी की पार्टी, चाचा जी की पार्टी, पिताजी की पार्टी, माताजी विधायक, बेटे डिप्टी सीएम, एक बेटा शायद चुनाव लड़ेंगे सुना जा रहा है लोकसभा का, आपके छोटे भाई दिग्विजय। मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि इतना सारा परिवार ही दिख रहा है, पूरा चारों तरफ चौटाला परिवार ही दिख रहा है। चलो, ये तो हरियाणा की जनता का प्यार है। मुझे लगता है कि आज एक गांव से हम 6 विधायक जीत के आए हुए, अलग अलग प्रदेश के कोनों से, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो परिवारवाद इस देश की राजनीति में मुद्दा नहीं है? परिवारवाद बीजेपी ने जो मुद्दा बनाया वो गलत बना रखा है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने बड़ा अच्छी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की या राज्यसभा के अंदर भी इस पे जवाब दिया था। उनका ये कहना था कि एक ही परिवार के सब लोग के पास पार्टी नहीं जा सकती। अपने नेतृत्व को चुनती है। जी बोलिए, आप बोलिए। देखो, आज के दिन मैं तो ये मानता हूँ कि अगर जनता के मत के अधिकार से डेमोक्रेसी में कोई चिन्हित होके आता है, ये इलेक्ट्रोल का मत है, और इलेक्ट्रोल अगर चाहते हैं कि अपने मत से अपने नेता को नेतृत्व दे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, तो परिवार ही होता है जो वोट डाल के आता है। आज लोकसभा के अंदर हरियाणा में एवरेज 17 लाख वोटर्स हैं, 10 लोकसभा सीटें हैं, और 17 लाख वोटों में मेजॉरिटी वो जो परिवार है वो जुड़ के वोट डालेगा, तभी जाके हम इलेक्ट होंगे। और वोट नहीं डालेगा तो हम हार जाएंगे। तो बीजेपी का परिवारवाद का मुद्दा आपके हिसाब से ठीक नहीं है, क्या मैं ठीक समझ रहा हूँ? मैं इस पे इससे ज़्यादा आपको क्या क्लैरिफिकेशन दूँ कि आज के दिन सबसे बड़ा परिवार कोई होता है तो आपका इलेक्ट्रोल शेयर है। इलेक्ट्रोल शेयर अगर आपको जिताता है तो आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के आते हैं। जी चलिए, हालांकि प्रधानमंत्री ने यही जो बात कही थी राज्यसभा में, वो ये कहा था कि एक ही परिवार के पास पूरी पार्टी नहीं जानी चाहिए, कि अध्यक्ष भी उसी का, फिर अगला बेटा जो है उसके वो अध्यक्ष बन जा रहा है, फिर आने वाला वक्त फिर वो अध्यक्ष बन जा रहा है। तो एक ही पार्टी एक ही परिवार के जरिए चल रही है, और आपकी पार्टी में वो दिखाई दे रहा है, बड़ा प्रोमिनेंटली दिखाई दे रहा है। इसीलिए सवाल मैंने पूछा, और आप बीजेपी के साथ 4.5 साल तक स्मूथली काम करते रहे, तो यही मैंने पूछा कि क्या कभी कोई इस बात पर चर्चा हुई भारतीय जनता पार्टी से अंदरूनी? मेरे आगे तो कभी ये विषय एनडीए के तौर पे तो नहीं आया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत साहब बात करने के लिए, आपने ईमानदारी से बात की। शुभकामनाएं इन चुनावों को लेकर। अब हमारी नज़र रहेगी कि हरियाणा की 10 में से कितनी लोकसभा सीटों पर आप लड़ रहे हैं और कितनी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष का ये कहना है कि ये गठबंधन से जो
जो टूटा है ये आपस में कहीं ना कहीं कोई समझदारी के तहत टूटा हुआ है। तो हम उस आलोचक की तरह भी आपके चुनाव को ज़रूर देखना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।